नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। और जियोग्राफी का ये पहला चैप्टर होगा जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए में एडमिशन लिए हैं या बीएससी में एडमिशन लिए हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है। अब बीएससी में आप सोचेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है गुरुजी क्या? बिल्कुल, बीएससी और बीए दोनों जियोग्राफी से आप कर सकते हो। ऐसे ही होम साइंस से आप बीएससी और बीए दोनों कर सकते हो। ठीक है, वो अलग की बात है, ये अलग का मुद्दा है, इस पर हम किसी दिन चर्चा कर लेंगे। बहरहाल स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग या किसी भी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं खास करके, तो आपको ज्योग्राफी में पहले सेमेस्टर में या पहले ईयर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। पहले जब ईयरली एग्जामिनेशन होता था तो पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी, पेपर 2 में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता था। अब क्या है, प्रथम सेमेस्टर में फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल, पहले में भौतिक भूगोल, दूसरे में मानव भूगोल। तो आज का जो वीडियो है भौतिक भूगोल से ही रिलेटेड है। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं, संकल्पना, अर्थ परिभाषा से लेकर के विशेषताएं, प्रकृति, विषय क्षेत्र और इस सभी चीजों को विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाई है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। ठीक है, यानी कि आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसका टेस्ट भी आप देंगे और इस तरीके से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसे ही चैप्टर 2, 3, 4, 5 यानी 5 चैप्टर का एक इकाई होता है। मतलब मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पाता हूं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग इकाइयों में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर होते हैं, उनको अपने हिसाब से समझाना होता है। 8 इकाइयों में आपका संपूर्ण सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस डिस्कशन की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी करवा रखी है। ये सेशन बेसिकली 2026, 27, 28 सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ना केवल इसमें हम ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिरकार आगे हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप इतनी जानकारी ग्रहण करने वाले हैं जितनी जानकारी आप इससे पहले ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते होंगे। ज्योग्राफी आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी एक अवधारणात्मक सब्जेक्ट है, अवधारणात्मक विषय है। इसी अवधारणा को समझाने का प्रयास मैं करूंगा। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में, और खास करके तब जब शुक्ला स्टडी पॉइंट के शुक्ला सर जी आपको पढ़ा रहे हो ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है और उसमें मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले 7 वर्षों से बीए के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य करवा रहा हूं, तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं करना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बारीकी के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता है। चलिए, प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का, उसमें आपको नवीनतम बैच जो प्रारंभ हो चुका 2026-27 की परीक्षाओं के लिए, देखिए 25, 26, 26, 27 ये इंपॉर्टेंट होता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यही चीज आपको पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, हिंदी में भौतिक भूगोल। यूनिट नंबर 1 में हम चर्चा करेंगे 5 चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है पहले चैप्टर से रिलेटेड है, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति और विशेषताओं को लेकर के सब कुछ चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखला लगवा देंगे। हेडिंग डालिएगा बाबू, भौतिक भूगोल का अर्थ। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसा कि नाम से, आपके पेपर का क्या नाम है? पेपर का ही नाम है भौतिक भूगोल। तो जब भौतिक भूगोल पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे ना कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं या भौतिक भूगोल वास्तव में है क्या। तो आइए उसी पर प्रकाश डालने का काम करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने इन चीजों को लिख रखा है। ये एक संयुक्त परिभाषा, एक संयुक्त अर्थ है। इसको पढ़ लेने से आप बहुत कुछ जान पाएंगे। जैसे मैं वीडियो बना करके खत्म करूंगा तो फिर उसके बाद में ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ में जो चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको बहुत ही बारीकी के साथ अगर आप पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद में, तब भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हेडिंग डालिएगा। लिखिए, भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जो पृथ्वी के प्राकृतिक हिस्सों का अध्ययन करती है। किसके? प्राकृतिक हिस्सों का अध्ययन करती है। किसके? पृथ्वी के प्राकृतिक हिस्सों का अध्ययन करती है। भूगोल क्या होता है? भूगोल होता है भू प्लस गोल, यानी कि जब हम भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल मतलब होता है गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना, भूगोल कहलाता है। ठीक है,
भूगोल में आप देखते हैं कि जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो माने होता है भूमि यानी अर्थ, और ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। यानी जियोग्राफी का पूरा अर्थ होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना, ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी का वर्णन करे, उस शास्त्र या उस विज्ञान को जियोग्राफी यानी भूगोल कहा जाता है। अब जब उसमें आगे भौतिक शब्द लग जाता है, यानी कि वो भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर समझे आप, जैसे पहाड़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, जैसे कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, प्लेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, और महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जलवायु के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। यही सब प्राकृतिक हिस्से होते हैं पृथ्वी के। तो इन प्राकृतिक हिस्सों के बारे में हमको अध्ययन करना होता है, या हमें यह समझने में मदद करता है भौतिक भूगोल कि पृथ्वी की सतह कैसे बनी है। सबसे पहली बात, पृथ्वी की सतह जो बनी है कैसे बनी है। इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ेंगे, ठीक है, पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट पढ़ेंगे पूरा, पृथ्वी से पहले पृथ्वी कैसे बनी इसके सिद्धांत तमाम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ, ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ। सारे सिद्धांतों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास रहेगा, तो कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी की सतह कैसे बनी, उसमें क्या बदलाव होते हैं पृथ्वी की सतह पर, और उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की सतह का, या क्या असर पड़ता है, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है हम करते हैं इसमें। इससे हमको यह सब पता चलता है। ये रहा इसका अर्थ। भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिएगा भौतिक भूगोल की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ भौतिक भूगोल यानी कि जियोग्राफी, परिभाषा नहीं, डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, स्कॉलर्स माने कि जो भूगोलवेत्ता रहे, जो विद्वान रहे हैं, जैसे कि पहले भूगोलवेत्ता हैं जेम्स फेयरग्रीव। जेम्स फेयरग्रीव की अगर बात की जाए तो ये भौतिक भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। यानी फिजिकल जियोग्राफी क्या करता है, भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में यही स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब चीजें आ जाती हैं। यानी कि भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण मतलब जो को हमको दिखता है, यानी जो हमको दिखाई पड़ता है, जिसको हम छू सकते हैं, वही भौतिक पर्यावरण होता है। उसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये पहली परिभाषा मिली किसके द्वारा, फेयरग्रीव के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जेम्स फेयरग्रीव के द्वारा। दूसरे विद्वान आते हैं एल डडली महोदय, डडली स्टाम्प इनका पूरा नाम है, ठीक है, एल डडली स्टैम्प। ये कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विथ द स्टडी of the earth in the terms of the materials of which it is made, its physical features and the process operating on its surface. That means भौतिक भूगोल पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना कई चीजों से मिलकर के बनी होती है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, भूखंड, तमाम प्रकार की चीजें जो है पृथ्वी के संरचना के निर्माण के लिए जरूरी होती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी पृथ्वी की संरचना का निर्माण न केवल किसी एक पहलू से, बल्कि उन तमाम पहलुओं से होता है जो कि हमको पढ़ना अनिवार्य होता है। यह बात आप ध्यान रखिए। यानी कि भौतिक भूगोल की अगर बात करें बाबू, तो भौतिक भूगोल न केवल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, बल्कि एक व्यापक टॉपिक होता है, जिसमें हम पृथ्वी की संरचना, उस संरचना की भौतिक विशेषताएं तथा उस पर कार्य करने वाली जो प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस होती हैं, उनके अध्ययन से संबंधित शास्त्र या विज्ञान होता है भौतिक भूगोल। ऐसा डडले स्टाम्प कहते हैं। ये परिभाषा भी आपकी बड़ी समझ में आई होगी। बड़ी सरल परिभाषा है क्या, कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की संरचना, उसकी भौतिक विशेषताओं यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तथा उस पर कार्य करने वाली प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में समझा जाता है, संबंधित होता है। अगले विद्वान आते हैं किम्बेल, GHT किम्बेल। GHT किम्बेल नाम के भूगोलवेत्ता कहते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फेनोमेना ऑफ द अर्थ एंड द प्रोसेस विच ब्रिंग देम इनटू बीइंग। यानी कि
भौतिक भूगोल पृथ्वी की भौतिक घटनाओं, जो फिजिकल घटनाएं होती हैं, भौतिक घटनाएं, उन घटनाओं का तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रियाएं होती, किसको उत्पन्न करने वाली, भौतिक घटनाओं को उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रियाएं होती, जो प्रोसेस, यानी ऐसी प्रोसेस जो कि भौतिक घटनाओं का उत्पन्न करती है, भौतिक घटनाओं का जन्म करती है, निर्माण करती है, उन भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो उन भौतिक घटनाओं का निर्माण करती हैं। भौतिक भूगोल बेसिकली इन्हीं घटनाओं का अध्ययन और इन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मेरे हिसाब से ये 3 विद्वानों की परिभाषा आपके लिए काफी हो सकती है और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने समझाई। अब इन तमाम परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में, अर्थ को पढ़ने के बाद में आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप एक अपनी परिभाषा अपने कॉपी में लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हैं। ऐसे ही शुक्ला स्टडी पॉइंट भी जब तमाम विद्वानों के अनुसार की परिभाषाओं को पढ़ता है, उसके बाद में उसके मन में, दिमाग में चीजें उठती हैं कि भाई एक परिभाषा बच्चों के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार की जाए, तो वो परिभाषा मैंने आपके लिए तैयार की है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा जो सभी विशेषताओं या सभी परिभाषाओं को अपने आप में समाहित करती है। लिखेंगे, भौतिक भूगोल वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों, पृथ्वी के प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटकों में स्थल मंडल, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, जैसे आपका स्थल मंडल होगा, इसमें पृथ्वी, पहाड़, मैदान, ये सब शामिल है, जंगल वगैरह, ठीक है। वायुमंडल पूरा पृथ्वी का क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब पूरा वायुमंडल हो गया आपका। जल मंडल, जहां पर हम महासागरों के बारे में अध्ययन करते हैं, निमग्न तट, मग्न तट, सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में, सभी जलराशियों के बारे में, तो जल मंडल। और जैव मंडल, प्रायः जैव मंडल का ही ये तीनों भाग, जैव मंडल जो होता है, क्योंकि जहां पर जीव रहते हैं उसी को जैव मंडल कहते हैं। अब स्थल पर ही जीव रहते हैं, वायु में भी जीव रहते हैं और जल में भी जीव रहते हैं, यानी कि भौतिक भूगोल देखें तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को अपने आप में कवर करता है। यानी इन सभी में, यानी जैव मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर जैव मंडल करें, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के तात्पर्य कहने का ये है कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इन तीनों के अध्ययन के साथ साथ वो सभी चीजों का अध्ययन करता है जो जैव मंडल के अंतर्गत आता है। तो भौतिक भूगोल वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी सबसे पहली बात तो वैज्ञानिक अध्ययन, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, इसमें संदेह नहीं है, जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल का कारण, कार्य और पारस्परिक संबंध, यानी इनका कारण क्या है, कार्य कैसे है, पारस्परिक संबंध तीनों के बीच में कैसा है, किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन सभी का विश्लेषण बेसिकली किया जाता है ताकि मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन बना रह सके। तो भौतिक भूगोल प्रायः इसी का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल होता क्या है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, यही सब चीजें पढ़नी पड़ती, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कैसी है, ताप दाब घनत्व क्या होता है, चक्रवात सुनामी कैसे आती है, भूकंप ज्वालामुखी किस तरीके से आते हैं, यही सब टॉपिक बेसिकली, गर्म धारा क्या है, जल ठंडी जल धारा क्या है, अपर्दन अपक्षय से लेकर के यही सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। तो घबराने की बिल्कुल, चट्टान वगैरह क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको जाननी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता है। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा आप लोगों ने समझी। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा आप, भौतिक भूगोल की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, नेचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी लिखिएगा। प्रकृति से तात्पर्य होता है किसी भी विषय का स्वभाव कैसा है या उसकी वैज्ञानिक विशेषताएं कैसी है, तो उन्हीं वैज्ञानिक विशेषताओं को हम चर्चा करेंगे। बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट की प्रकृति को समझने से पहले हम उसको इस धरातल पर चेक करते हैं कि वो सब्जेक्ट विज्ञान है अथवा नहीं है। तो अगर हम विज्ञान की कसौटी पर भौतिक भूगोल को खरा उतार सकते हैं तो वो कई विशेषताएं मैं सामने दूंगा आपको, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल एक विज्ञान की श्रेणी में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक आगे शब्द के लगा और भौतिक शब्द मतलब फिजिक्स से तात्पर्य है, इसीलिए भौतिक भूगोल में अधिकतर वैज्ञानिकता ही है। क्योंकि इसमें जो भी नियम कायदे होते हैं, ऐसे आप देखते हैं भविष्यवाणियां संभव है इसमें। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, किसी सब्जेक्ट को विज्ञान कब कहते हैं, विज्ञान किसी भी विषय को तब कहा जाता है जब वो भविष्यवाणी कर सकता हो, जब उसमें वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग हो, जब उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हो, वैज्ञानिक प्रविधियों, वैज्ञानिक मेथड से उसके नियम कायदे पढ़े समझे जाते हो, ठीक है। इसके अलावा उस शास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रविधियों यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग होता हो, क्या है कि व्याख्या करता हो, कार्य कारण का संबंध बताता हो, भविष्यवाणी करने में सक्षम हो, तो ऐसे शास्त्र या ऐसे विषय को हम
वैज्ञानिक विषय कह सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर खरा उतरता है अपना भौतिक भूगोल, इसमें कोई दो ही राय नहीं है ना। यानी भौतिक भूगोल अगर बात करें बाबू, तो ये जो होता है ये वैज्ञानिकता की कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। विज्ञान किसे कहते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी विज्ञान क्या है। विज्ञान की अगर बात करें तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जब किसी सब्जेक्ट में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता मिलती है तो ऐसे शास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब क्लियर हो गया कि भाई भौतिक भूगोल एक विज्ञान है, तो जाहिर सी बात है मैंने तो बता दिया क्लियर है, लेकिन अब आपको थोड़ी विश्वास है कि क्लियर है, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ लिख रखा है। वो चीजें आप देखिए, भौतिक भूगोल क्यों एक विज्ञान है इसको मैं जांच करके आपको दिखाता हूं, और इसी जांचने को प्रकृति इसका कहते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका नेचर लिखिए, प्रकृति लिखिए, तो आप ऐसे मत बता दीजिएगा कि गुरुजी ऐसे है। तथ्य कि गुरुजी ने, शुक्ला गुरुजी ने कहा था कि विज्ञान है भौतिक भूगोल, तो विज्ञान है नहीं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। आज के भौतिकवादी समाज में कोई भी आपको मूर्ख बना करके चला जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि उसकी तह तक जांच करनी चाहिए, किसी भी चीज की बात हो। आइए तह तक जांच करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल का स्वभाव विशुद्ध रूप से प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है और विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है। अतः यह एक प्रकार से एक विज्ञान है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर इसकी वैज्ञानिकता को हम सिद्ध करते हैं। पहला हेडिंग, पहला पॉइंट लिखिएगा। पहली हेडिंग क्या डालेंगे बाबू? पहले हेडिंग है प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है, क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है भौतिक भूगोल, ठीक है। सॉरी, प्राकृतिक विज्ञान क्या है? व्हाट इज नेचुरल साइंस? नेचुरल साइंस वह साइंस होता है जिसमें जैसे कि गणित, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब नेचुरल साइंस है। जैसे 2 और 2 4 होता है। अब उसमें चाहे अमेरिका के कोई बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर पढ़ाएं कि 2 2 4 होता है, और चाहे उत्तर प्रदेश की किसी प्राइमरी पाठशाला का कोई अध्यापक पढ़ाए, टेट पास करके गया हो या टेट ना भी पास किया हो और अध्यापक है, वो बता रहा है कि 2 2 4 होता है। एक झुग्गी झोपड़ी बैठा हुआ है अपने जो है व्यक्ति बता रहा कि 2 2 4 होता है, या एक ऐसा व्यक्ति बता रहा जो कभी स्कूल नहीं गया है, खेती बाड़ी करता लेकिन अपने बच्चे को 2 और 2 4 कापी में पढ़ा रहा है, तो वो 2 और 2 4 ही होगा। चाहे वो कोई बहुत अनपढ़ व्यक्ति बता रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा ब्रिलियंट व्यक्ति बता रहा हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि वो हर जगह पर 2 और 2 4 ही होगा। 2 2 5 कब होता है बेटा? 2 2 5 आपकी गलती से होगा, बाकी कोई चांस नहीं कि 2 और 2 5 हो जाए। ऐसे में इन साइंस को, इन विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, जो कि सार्वभौमिकता जिसमें पाई जाती है, यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। सार्वभौमिकता दैट मीन्स जैसे कि सूर्य पूरब से उदय होता है, तो ये सत्य है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये कि सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। उदेति सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेघ रूपता। सूर्य से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, हमको एक रूप में ही रहना चाहिए। हमको हमेशा ना तो ज्यादा दुखी दुख में, न ज्यादा सुख में सुखी होना चाहिए। हमको एकदम से नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए। जैसे कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो उनको उतना खुशी नहीं होती है, तब भी वो लाल ही होते हैं, और जब अस्त होने को होते हैं तब भी वो लाल ही होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो सुख में ना तो ज्यादा सुखी होते हैं, ना दुख में ज्यादा दुखी होते हैं। अगर आप सुख में खूब सुख खुशी होंगे तो आप दुख में जाहिर सी बात है बहुत दुखी भी होंगे। इसलिए अपने आप को एक ऐसे तटस्थता के साथ जीवन बढ़ाइए ताकि आप बहुत आगे तक जाएं। तो पहली बात, भौतिक भूगोल, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भू विज्ञान यानी जियोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान जियो ओशिनोलॉजी, ओशिनोग्राफी आदि प्राकृतिक विज्ञानों पर आधारित है। अतः ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट इसका, पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। जैसे कि इसमें पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन कैसे होता है? इसमें स्थल मंडल का अध्ययन होता है यानी कि लिथोस्फीयर का, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का, और जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर का। इन सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है। और पृथ्वी के भौतिक तत्व सारे के सारे क्या होते हैं?
पृथ्वी के भौतिक तत्व जो होते हैं बेटा, ये सभी के सभी वैज्ञानिक ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जो कि एक वैज्ञानिक है। ये भी इसकी विशेषता है। तीसरी वैज्ञानिक विशेषता क्या है इसकी, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू इसका भी वैज्ञानिक है, यानी कि इसका दृष्टिकोण कैसा है, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक, जैसे कि आंकड़ों का उपयोग करता है अपने अध्ययन में ये। साथ ही साथ में जियोग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। एक ग्राफ और चार्ट के माध्यम से हम पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, उपग्रह छवियों के माध्यम से पढ़ते हैं, कृत्रिम उपग्रह की छवियां, मतलब जैसे कि जो कृत्रिम उपग्रह ऊपर लगे हुए हैं वो फोटो खींचते हैं, वहां से वायविक फोटो कहते हैं उसको। आप आगे चल करके जब बीए के 5th सेमेस्टर में होंगे तो आप सुदूर संवेदन और जीआईएस तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस को कहते हैं। सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग, जैसे ये रिमोट है, अब इसमें ऐसी टेक्निक है कि यहाँ से बटन दाबते हैं, खूब दूर लगी टीवी चल जाती है। यहाँ तक कि ये एसी का रिमोट है, मैं इसको यहाँ पर बटन दाबूंगा, इधर एसी लगी है, लेकिन इधर अगर मुंह करके दाबूंगा, ऐसी टेक्निक इसमें लगा दी गई है कि अगर इधर भी दाब दूंगा तब भी एसी चल जाएगा, इसे सेंटर नहीं भिड़ाना पड़ता है। पहले क्या होता था, डीवीडी सीडी में इसी तरीके से रिमोट ले जाकर के इसे फोन के पास एकदम से ऐसे लगा करके दाबना पड़ता था, तो वहां पर चलता थी टीवी। तो ये सब सेंसिंग बहुत कम थी। आजकल का सेंसर क्या है, कहीं बैठे हो और कहीं से काम हो जाए, बिना किसी स्थान पर जाए हुए उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना रिमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा संभव हो पाया है। इसको हम 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब जीआईएस, जीपीएस तकनीकों का प्रयोग जो है, ये सब हम लोग भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। साथ ही साथ में क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अवलोकन, कहीं किसी क्षेत्र का अवलोकन करना, अवलोकन माने देखना हुआ, उसके किसी घटना के बारे में जानना हो, उस घटना को, जैसे कहीं पर आग लगी है, उस घटना, जंगल में आग लगी, तो उसको कैसे आप जानेंगे, आप जीआईएस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ऊपर उपग्रह छवि ले लेंगे, यानी कि ऊपर से फोटो खींच लेंगे और उसके बाद में समझ लेंगे। आप क्षेत्रीय सर्वेक्षण करके यानी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए आप तमाम चीजें के लिए एक प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर यह आगे बढ़ता है। चौथी प्रकृति, गतिशीलता यानी डायनेमिक। देखिए, भौतिक भूगोल में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल है जो निरंतर परिवर्तनशील है, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, नदी कटाव, तटीय अपरदन, चक्रवात, मानसून, ये सब ऐसे टर्म हैं जो कि गतिशील है, यानी हमेशा चल, जैसे ज्वालामुखी में क्रिया, एक क्रिया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, क्रिया है। ज्वालामुखीता क्या है, क्रिया है, वो क्रिया के रूप में बाहर आती ज्वालामुखी, हम पढ़ेंगे चैप्टर। भूकंप क्या है, भूकंप भी एक क्रिया है, ठीक है। ऐसे नदी कटाव होता है, नदी में जब ज्यादा एक प्रकार से पानी बहता है तो कटाव हो जाता है, नदियों के तटीय इलाके कट जाते हैं। तटीय अपरदन, तट के इलाकों का कट जाना ही तटीय अपरदन कहलाता है। अपरदन माने किसी भी चीज का कट जाना, ठीक है, किसी चीज का कट करके बह जाना। चक्रवात आप जानते हैं, साइक्लोन, मानसून आप जानते ही हैं। तो ये सब चीजें, इस समय मानसून चल रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन डायनामिक किसमें, यानी गतिशीलता होती है। अगली बात है मानव प्रकृति अंतरक्रिया पर प्रकाश, इसमें पड़ता है, यानी कि हालांकि यह मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है भौतिक भूगोल, लेकिन यह भी समझता है कि मनुष्य इन पर कैसे प्रभाव डालता है और कैसे प्रभावित भी होता है। वैज्ञानिक चीजों का अध्ययन करने के साथ साथ ये मनुष्य, मतलब कि ये मनुष्य इन पर कैसे प्रभाव डालता है इन चीजों पर, और मनुष्य इससे कैसे प्रभावित होता है, इन भी चीजों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मनुष्य और वातावरण के बीच में क्या संबंध है, पूरा डिटेल में उसी के बारे में चर्चा होने वाली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली हेडिंग डालिएगा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी के स्कोप की अगर बात की, स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र यानी कि उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती है, उसी को उसका विषय क्षेत्र कहा जाता है। आइए विषय क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। स्कोप, स्कोप का अर्थ होता है किसी विषय का विस्तार या उसका अध्ययन की सीमाएं कितनी है, कहाँ तक उसको पढ़ा जा सकता है, क्या क्या चीजें उसमें पढ़ी जा सकती है, उसी को उसका विषय क्षेत्र कहते हैं। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र की बात की है तो बहुत ही व्यापक यानी बहुत ही बड़ा है, लंबा चौड़ा है। यह पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडलों से संबंधित है, जिसमें जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग डाली, इस विषय क्षेत्र को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। आइए चारों को समझते हैं। पहला है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल की बात करें बाबू, तो स्थल मंडल जो है, स्थल मंडलीय भूगोल या फिर इसको आप जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी की सतह की बनावट कैसी है, ठीक है, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार है, मैदान है, तमाम सारी घाटियां हैं नदी की, इन सभी का अध्ययन कैसे किया जाए, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पृथ्वी की सतह की बनावट,
पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पर लेनी है। फिर इसके बारे में भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो होती है इसके बारे में अध्ययन करना होता है इसमें, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन, निक्षेपण, ये सब चीजें। ठीक है, अपरदन माने क्या होता है? अपरदन माने होता है किसी चीज का, ऐसे नदियां जब किसी चीज को काट करके, नदियां जैसे जमीन को काट करके बहा ले जाएं तो उसको अपरदन कहते हैं। यानी किसी भी माध्यम के साथ जब कोई चीज बढ़ती है, जैसे मान लीजिए नदी आ रही है, नदी के रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, उस पत्थर पर नदियों का जल टकराएगा तो नदियों का वेग होता है, तो वेग से क्या होगा, पत्थर टूट जाएगा और पत्थर टूट करके नदियों के साथ बह जाएगा और बह जाता तो उसी को जो है अपरदन कहते हैं। लेकिन जब यही पत्थर बह रहा है और इस पत्थर को जो है जब नदियों की गति ऊर्जा कम हो जाती, नदियां जब अपने मुहाने पर होती, नदियों की जो है एक प्रकार से जो गति है उसकी कम हो जाती है नदियों की, तब वह इस पत्थर को छोड़ देती हैं। इस पत्थर को, ऐसे ही पत्थर के मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी पत्थर के साथ साथ तमाम मलबा, कूड़ा कबाड़ दुनिया भर का बहा करके ले आती है, वो सब अपरदन होता है। ठीक है, अब जब ये चीजें कूड़ा कबाड़ नदियां अपने पत्थर छोड़ती हैं तो छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो छोड़ती है उसको निक्षेप कहते हैं, छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अपरदन जो होता है वो क्या होता है, कट करके बहना। अपक्षय होता है किसी भी पत्थर का टूटना, किसी भी, जैसे चाहे वो भौतिक अपरदन हो चाहे वो रासायनिक हो, यानी किसी क्रिया के द्वारा टूट जाए या किसी वायु के झकोरे से टूट जाए या जल के जो है झोंके से टूट जाए, किसी भी चीज से टूट सकता है। ये सब चीजें, ये सब क्रियाएं भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में आपको समझना है। तो स्थल मंडलीय भूगोल में हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पठार कैसे बने, मैदान क्या है, घाटियां क्या है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन, निक्षेपण, ये सब चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है। दूसरा जो मंडल है आपका वो है वायुमंडलीय भूगोल, यानी क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी कह सकते हैं जिसको आप। वायुमंडल की संरचना कैसी है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये सब चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है। हर एक मंडल की क्या विशेषता है उसके बारे में। जलवायु किसे कहते हैं, तापमान क्या है, वर्षा कैसे होती है, वायु दाब क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। चक्रवात कैसे आते हैं, वायु दाब के प्रभाव से ही चक्रवात आते हैं। ठीक है, हमेशा हवाएं जो होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र में बहती, तो वो सब चीजें क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण वगैरह के बारे में हमको इसमें वायुमंडलीय भूगोल के अंतर्गत हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका विषय क्षेत्र हुआ। तीसरी चीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तीसरा जो मंडल है बेसिकली इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं वो है जलमंडलीय भूगोल, यानी कि हाइड्रोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी जिसको कह सकते हैं। जैसे नदियों के बारे में अध्ययन हो गया, झीलों के बारे में, महासागर, जल चक्र, ज्वार भाटा, जो जैसे लहरें जो उठती है उसको ज्वार, गिरती है भाटा, ये ज्वार भाटा होता है। समुद्री धाराएं, इसमें ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। जल संसाधन प्रबंधन के बारे में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी इसमें हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये भौतिक भूगोल का तीसरा जो है मंडल शामिल, तीसरा, तो ये इसका विषय क्षेत्र है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और चौथा जो विषय क्षेत्र है उसको समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, हमारे कोर्स से जुड़ना है आपको, तो जुड़ सकते हैं आप 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम, जैसे प्रथम सेमेस्टर में आप है वास्तव में, तो प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतनी जानकारी आप लिख करके भेजेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9161936062, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप यह जानकारी लिख करके भेजिएगा। जैसे आप यह जानकारी लिख करके भेजेंगे बाबू, उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, जैसे जानकारी लिख करके भेजेंगे आप, उसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड। इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। कितने रुपए, केवल 100 रुपए फीस आपको जमा कर देने होंगे। और उसके बाद में जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आप ये फीस खुद भी जमा कर सकते हो, अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम तो किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास अगर आप छूट जाती है, मान लेते नहीं ले पाते हैं टाइम से, रात के 8 या 9 बजे, तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी उसकी। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ नोट्स कैसे रहेगी, जो पीछे आपका लिखा हुआ है आपको दिखा रहा है बोर्ड पर, ये पीडीएफ है। ऐसे ही सभी यूनिट्स के पीडीएफ तैयार हो रहे हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिलेंगे। और तमाम प्रकार के और भी नोट्स अवेलेबल पहले की, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट जियोग्राफी का ही नहीं, बल्कि आपका 3 सब्जेक्ट जो आपका मेजर में होता है, उन तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट आपका होता है, ठीक है, जो भी होगा आप बताएंगे माइनर सब्जेक्ट की, और एक को करिकुलर होता है आपका, जो अनिवार्य पेपर होता है। को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में पढ़ना है। इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है, को करिकुलर मास्टर,
उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको को करिकुलर की परीक्षाएं सभी सेमेस्टर की मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए फीस में। अगर आप एक सब्जेक्ट की किताब खरीदेंगे तो कम से कम 200 रुपए की किताब पड़ेगी। 5 सब्जेक्ट किताब खरीदेंगे कितने रुपए की हो जाएगी? कम से कम 1000 रुपए की आपकी किताब पड़ जाएगी, ठीक है। अगर यही हिसाब लगाएं कि एक सीरीज जो आती है मार्केट में एग्जाम टाइम में, अगर उसको खरीदते एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है? 60 रुपए की आती है। तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी? 56 यानी कि 300 रुपए की। तो आप कितना भी कर ले तब भी आपका 300-400 रुपए खर्च हो जाते हैं बीए में, ठीक है। लेकिन अगर आपको 100 रुपए में पूरा बीए पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है, 6 महीने तक आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, और 6 महीने मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, एग्जाम के अंतिम दिन तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी सभी सब्जेक्ट की। आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के मिलेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सारे यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय के सारे विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपके उत्तराखंड के, ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के, झारखंड के, ठीक है, इस और पूरा ये तो होगा। बाकी उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, जेएनयू, एयू सभी के लिए है, ठीक है। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कपिलवस्तु मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं पर भटकना नहीं है आपको। जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जा रही है। जिन जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलेगा, मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। तो देर मत कीजिए बाबू, देर मत कीजिए, तुरंत दिए गए नंबर पर एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, और आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको कहीं पर भटकना नहीं है, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर साथ में दिए रहेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया रहेगा, उनका विस्तार से समझाने का तरीका पूरा रहेगा अलग से, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं। देखिए बेटा, एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे तो बड़ा लंबा फीस लेना पड़ेगा, बहुत फीस उस पर रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें सब कुछ चार्ज वार्ज दुनिया भर का लेना पड़ता है। ऐसे में मैंने वहां पर प्रीफर नहीं किया है अभी बीए वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बीए वाले बच्चे उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी यहीं पर लॉन्च किया है। तो आपको पढ़ना है, बहुत ही आपको इतना समझ में आएगा, अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह, इतना मॉडल पेपर जो मैं बनाता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ पिछले 3-4 वर्षों के। हाँ, इसमें एक तो चीज बताना भूल गया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज भी और लिखित भी दोनों टाइप के मिलेंगे, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट, तो सब कुछ आपके लिए मैंने बता दिया। जिनको जुड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए। वैसे आप सभी को जुड़ना चाहिए, केवल 100 रुपए फीस है, ठीक है। 100 रुपए आप बाहर निकलेंगे कब खर्च हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप हमसे जुड़ जाएंगे, आपको बहुत ही प्रॉफिट होगी इसमें। चलिए, आपको आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देना है, आगे चल करके जियोग्राफी से करियर सेट करना है, ठीक है, आपको वैज्ञानिक बनना है, तो आप इन चीजों को अगर पढ़े रहेंगे तो आपके चीजें ये आपकी एसएससी, रेलवे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखते तमाम चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो ये सब आपका कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अगला आपका है जैव मंडलीय भूगोल, यानी कि बायो जियोग्राफी। जैव मंडलीय भूगोल की अगर बात की तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं हम, वन के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम के बारे में, जैव विविधता के बारे में चर्चा करते हैं। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि जीवों की प्रजातियां जहां पर इकट्ठे रहती हैं। तो भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट है, जहां पर कई प्रजातियां, कई वनस्पतियां एक साथ रहती हैं, तो वही जैव विविधता होती है, यानी जीवों की विविधता। कई सारे जीवों या कई सारी जीवों की प्रजातियां जब इकट्ठे पाई जाती हैं तो वो जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। संरक्षण जैव विविधता का कैसे करना है, पर्यावरणीय असंतुलन जो फैल रहा है उसको कैसे संतुलित करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको समझना होता है जियोग्राफी यानी फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। कुछ अन्य चीजें भी इसमें आपको पढ़नी पड़ती हैं, इसके विषय क्षेत्र में शामिल है, जैसे कि हिमनदी भूगोल, हिमनदी माने हिमनद भूगोल यानी कि ग्लेशियर,
इसको आप ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत के ऊपर आप जाएंगे तो बर्फ जमी होगी, मोटी मोटे पहाड़ होते हैं बर्फ के। जब क्या होता है, गर्मी बढ़ती, गर्मी कैसे बढ़ती? कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिकता होती है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब वातावरण गर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O या नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे और गैसें तमाम सारी है जो कि क्या करती हैं, CFC, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है, ये सब वातावरण को गर्म करती हैं। जब वातावरण खूब गर्म हो जाता है तो क्या होती है, गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं, और जब गर्म हवाएं हल्की हो जाती तो ऊपर उठती हैं। आपने कभी देखा होगा धुआं, ठंडी में आपने अलाव सेकेंगे, अभी जब अलाव सेकते होंगे तो वहां पर धुआं जो निकलता है उससे, वो ऊपर क्यों उठता है? कभी आपने सोचा नीचे क्यों नहीं जाता है? ऊपर इसलिए उठता है वो, चूंकि उसमें क्या होता है, उसमें अग्नि होती है, यानी वो गर्म होता है, इसलिए वो हल्का होता है धुआं वायु से, इसलिए वो ऊपर उठता है। वो उसमें सीओ नाम की गैस पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ गैस वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा वातावरण को एक प्रकार से गर्म करती है। और CFC गैस वातावरण में जो आपका ओजोन लेयर है उसको सबसे ज्यादा नष्ट करती है, जो फ्रिज, AC इन सभी से निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? हमारे नाक से निकलती है, साथ ही साथ में पेट्रोल वगैरह जितना भी ईंधन वगैरह जलता है उन सभी से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें आप समझ रहे हैं। तो जो गर्म चीजें होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। अब दूसरा उदाहरण समझो, आजकल शादी ब्याह में एक नया जो है एक प्रकार से ट्रेंड चल रहा है कि भाई दुल्हा दुल्हन लग रहा है कि स्वर्ग में जयमाला डाल रहे हैं, ऐसा हुड़ुरवा किया जाता है। अब हुड़ुरवा मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा उसमें। अब उसमें क्या होता है कि दो दो मटका ले लेते हैं, मटका लगा देते हैं ऐसे रास्ते में, ठीक है, और उसमें पता नहीं कौन सा वो बर्फ का टुकड़ा या आइस का टुकड़ा कुछ होता है, जो भी हो मुझे नहीं पता, कोई तत्व होता है वो। ठीक है, उस तत्व को क्या करते हैं, जल में भिगोए रहते हैं। ठीक है, और उसको जाकर के पानी गर्मा करके साथ कुछ व्यवस्था करते हैं अपने हिसाब से, और उसमें जाकर के उसी में डाल देते हैं, उसी मटके में डाल देते हैं, व्यवस्था करके वैसे उसमें से निकाल करके, जैसे पानी से निकालते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। और वह धुआं ऊपर नहीं उठता, क्योंकि वह धुआं जो होता है वायु से वजन में ज्यादा होता है, उस वायु का दाब ज्यादा होता है, वायु में वजन ज्यादा होता है, वायु में नमी होती है उसकी, इसलिए वह जो सफेद धुआं होता है वो ऊपर ना उठ करके वो नीचे नीचे फैलता रहता है, कम से कम अपने आपके गांठ तक ऊपर तक फैलता है वो धुआं। ठीक है, और नीचे नीचे ही फैलता रहता है, कुछ देर बाद अपने खत्म हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन वो कुछ देर के लिए एकदम से फैल जाता है। वो एक प्रकार से आप देखते हैं तो उसमें वायु में नमी ज्यादा होती है, इसलिए वो नीचे धंसा रहता है। और जब वायु सूखी हो जाती है, शुष्क वायु जो होती है ऊपर उठ जाती है और आर्द्र वायु नीचे आती है। इसीलिए आप देखते हैं बारिश भी होती है, जैसे कि अब यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठी, वहां पर ऊपर ठंडी हवाएं चुकी हैं, वहां पर जाकर के मिली, संघनन की क्रिया हुई। अब संघनन हुआ तो जल की बूंदें बन गई। जैसे आपने ठंडा कभी पिया होगा, फ्रिज से ठंडा निकाल करके बाहर रखे, जैसे बाहर रखते हो तो कुछ देर तक ठंडा बाहर रखा रहता है मेज पे, तो उस पे आप देखते हैं बोतल के बाहर भी छींटे, पानी के छींटे बन जाते हैं। वो पानी की छींटे ठंडे के बाद, ठंडा नहीं है कि ठंडा बाहर निकल रहा है, वो पानी की छींटे कैसे बन जाते हैं, हवा जाकर के गर्म गर्म हवाएं जो होती बाहर, क्योंकि फ्रिज का वातावरण कुछ दूसरा था, ठंडा था, वहां पर गर्म हवाएं आकर के उस बोतल से टकराती हैं, उस गर्म हवाओं से और उस बोतल के ठंडपन से क्रिया होती, संघनन होता है और जल की बूंदें बन जाती है। सेम उसी प्रोसेस से संघनन संवहनीय वर्षा होती है, संघनन हो जाता है, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं मिलती हैं, जल की बूंदें बनती है और झमाझम बारिश हो जाती है। जिस समय ऐसे बारिश हो रही, कैसे बारिश होती है, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, पंख बना हलिचंदन मेघ बजे। ठीक है, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, ऐसे एक कविता आपने पढ़ी होगी। तो मेघ बज रहा है और बारिश हो रही है, बारिश कैसे होती समझ में आ गया। ये टॉपिक आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहीं पर समझा दिया। जब बात किसकी आई, हिमनद की आई। अब इसमें ग्लेशियर में पढ़ा रहा था, तो ग्लेशियर क्या होता है बेटा, ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ होते हैं, जब यहीं पर गर्म हवाएं जाकर के टकराती नहीं ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब यह ग्लेशियर पिघलते हैं बाबू, तो होता क्या जानते हैं, ग्लेशियर पिघलता तो समुद्र में जलस्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं सब समुद्र में जाकर के गिरती हैं। और ग्लेशियर से निकलने वाली, जैसे गंगा नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है चोमायुंगडुंग नाम का ग्लेशियर है वहां से निकलती है। तो इस तरीके से ये सब नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं। ऐसे तमाम नदियां और ग्लेशियर से निकलती हैं। तो उन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा जब ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, पानी खूब बहेगा उसमें, बम 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 बम। ठीक है, और जब पानी खूब बहेगा तो बाढ़ आएगी, तमाम चीजें आएंगी, हो सकता है कि वो सब चीजें जो बांध वगैरह बना है वो टूट भी सकता है, पानी खूब ज्यादा हो जाएगा तो तमाम समस्या आ सकती है। तो हिमनद भूगोल इसके बारे में पूरा, हिमनद यानी कि ग्लेशियर कहते हैं उसे।
दूसरा है मृदा भूगोल, यानी सॉइल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, मृदा की गुणवत्ता कैसी है, काली मिट्टी से लेकर के सब कुछ आप पढ़ते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी भूगोल, इकोलॉजिकल ज्योग्राफी और पर्यावरणीय भूगोल यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत, किसके, फिजिकल ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। आगे देखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा आप, भौतिक भूगोल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, भौतिक भूगोल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। भौतिक भूगोल केवल पृथ्वी को जानने का माध्यम नहीं है बाबू, बल्कि यह मानव जीवन की योजना, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जो है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के महत्व को हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये बिंदु कुछ इस प्रकार से। पहला पॉइंट, प्रकृति को समझने में सहायक है। ये प्रकृति यानी नेचर को समझने में भौतिक भूगोल सहायता करता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन से हम यह समझ पाते हैं कि पृथ्वी की संरचना, भू प्रक्रियाएं, जलवायु, नदियां आदि कैसे कार्य करती हैं। हम इन चीजों को जान पाते हैं। यानी कोई भी, जैसे जो है पृथ्वी की संरचना कैसी है, भूमि की प्रक्रियाएं कैसी हैं, जलवायु कैसा है, नदियां, ये सब कैसे कार्य करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं जब हम इसकी भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो इसका ये महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, भौतिक भूगोल को पढ़ने से हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन, जीआईएस तकनीक आ चुकी है, तमाम ऐसी तकनीक आ चुकी है। जैसे बाढ़ के बारे में हम जान लेते हैं पहले से, बाढ़ का क्या लाभ क्या हानि होती है, बाढ़ से रक्षा कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, भूकंप से कैसे रक्षा होनी चाहिए, तूफान से कैसे बचना है, सूखे से कैसे बचना है। ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं के मेरिट्स और डीमेरिट्स समझते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, कब आती हैं, इन चीजों के बारे में हम भूगोल में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इन आपदाओं के बारे में। तो इनका अनुमानित करने, मतलब कि आपदाओं को समझने में, आपदाओं को अनुमान लगाना कि आपदा कितनी भयानक है, और उनसे बचाव की योजना बनाने में हमारी मदद कौन करता है, फिजिकल ज्योग्राफी करता है, भौतिक भूगोल करता है। इस तरीके से इसकी विषय, मतलब ये महत्व हो गया। तीसरा महत्व आप हेडिंग डालिएगा, कृषि और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है। यानी कि एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट करने को, जैसे कोयला खदान, तमाम प्रकार के हीरा जवाहरात से लेकर जो भी चीजें होती हैं, ये सब चीजें इसमें पता चलती हैं। तो कृषि और संसाधन प्रबंधन में भी सहायता करता है क्या, भौतिक भूगोल। यानी जैसे मिट्टी, जलवायु, नमी, जल स्रोत और स्रोत जैसे तत्वों की जानकारी किसान को सही फसल चुनने में मदद करती है। ऐसे में ये, इसके लिए भी हमारा इसका महत्व है भौतिक भूगोल का। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है ये। ठीक है, किसके लिए बेटा, पर्यावरण को बचाने के लिए। क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी में यही सब चीजें पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है भौतिक भूगोल। यह विषय हमें यह सिखाता है कि जैव मंडल में किस प्रकार का असंतुलन होने पर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है। हम ये देखते हैं कि भाई जैव मंडल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे पर्यावरण को हानि होती है या पर्यावरण को लाभ होता है। तो अगर हम जानते हैं कि लाभ होता है तो वो काम हम करते हैं, और जान जाए कि इससे हानि होती है तो उस काम को हम रोक लगाएंगे, उस काम को नहीं करेंगे या उस काम को कम करेंगे। ऐसा तमाम चीजें हम अपना सकते हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन में बहुत जरूरी होता है पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए भौतिक भूगोल का जानना, समझना और परखना, ये महत्व है। अगला महत्व है पांचवा, हेडिंग डालिएगा, मानव प्रकृति संबंध में संतुलन स्थापित करता है। देखिए, भौतिक भूगोल यह बताता है कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर मनुष्य प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करता है तो मनुष्य का इलिमिनेशन प्रकृति कर देती है, प्रकृति मनुष्य को नष्ट कर देगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ना कि उसके विरुद्ध काम करना चाहिए। प्रकृति हमेशा एक प्रकार से मनुष्य का अच्छा चाहती है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है तो प्रकृति भी मनुष्य को नष्ट कर देती है। तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप खूब ज्यादा जो है खनिजों का दोहन करोगे, खूब ज्यादा कोयला जलाओगे या खूब ज्यादा प्रदूषण करोगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण की गुणवत्ता घटा दोगे, वातावरण गर्म होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, सारे इलाके डूब जाएंगे, सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, सब कुछ होगी। तो प्रकृति जो होती है वो एक प्रकार से चाहती है कि संतुलन बना रहे, मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन बना रहे। इस बात को ज्योग्राफी भी बताता है, ताकि मनुष्य का जीवन जो है अच्छे तरीके से जीवन यापन करता रहे। इससे दीर्घकालिक विकास संभव हो पाता है। सतत विकास के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भावी जो आने वाली हमारी पीढ़ी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन बचे रहते हैं। हम खनिजों का इतना दोहन ना कर ले जिससे हमारे आने वाले बच्चे उन खनिजों का उपयोग ना कर पाए। हम
ऐसे विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करें जिससे हमारा उपयोग भी हो जाए और हमारे बच्चे भी उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें विशेष मतलब इसका महत्व है। इसके अलावा छठवां महत्व है वैज्ञानिक सोच का विकास। देखिए, भौतिक भूगोल छात्रों में अवलोकन, विश्लेषण, तर्क और तकनीकी कौशल विकसित करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि वैज्ञानिक सोच का विकास करता है भौतिक भूगोल। इसको पढ़ने से हमको अवलोकन अवलोकन माने देखने की शैली, विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की शैली, तर्क करने की शैली और टेक्नोलॉजी जो स्किल डेवलप होता है, ये भी आपका भौतिक भूगोल के द्वारा संभव है। तो भौतिक भूगोल का महत्व ना केवल 1-2 पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बल्कि 6-7 पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको बताया। भौतिक भूगोल बहुत जरूरी है आज के मानव समाज की रक्षा के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा, समझा। अब कंक्लूजन पर हम आते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्ष शुक्ला डिपार्टमेंट के तैयार किया गया। आपने चैप्टर पढ़ा, इसका निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, या भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल की विशेषताएं बताया, भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। या भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताएं। या भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। या भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, या इसके विषय क्षेत्र और प्रकृति की विवेचना कीजिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे अति लघु उत्तरीय में, चाहे लघु उत्तरीय में और चाहे दीर्घ उत्तरीय में, आप उन प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएंगे जब आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे, जाने रहेंगे। तो अब निष्कर्षतः आप कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक घटकों का क्या करता है? पृथ्वी के नेचुरल जो है घटकों का, कंपोनेंट्स का, नेचुरल कंपोनेंट्स का, प्राकृतिक घटकों का एक साइंटिफिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जो मनुष्य के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, जो भौतिक घटक है मनुष्य के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला निष्कर्ष। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, यह विषय हमें सिखाता है कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, वर्षा हो गई, बाढ़ है, ये कैसे आते हैं, कैसे होती हैं घटनाएं, और उनके पीछे का क्या कारण होता है। इन चीजों को हम जान पाते हैं। भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो हम भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप कैसे उठता है, भूकंप आता है तो हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हम बताते हैं, पढ़ाते हैं। आगे चल करके आपको भूकंप, बाढ़, वर्षा, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी को एक जीवित और आपसी संबंधों से जुड़ा तंत्र मानता है, जिसमें भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतु सभी जुड़े रहते हैं। ये भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। कई पॉइंट के माध्यम से मैंने निष्कर्ष समझाने का प्रयास किया। ये सब पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके लिए बहुत समझने के योग्य है। देखिए, इसके अध्ययन से, यानी भौतिक भूगोल के अध्ययन से, फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन से क्या होता है, हमें आपदा प्रबंधन, यानी कि आपदा प्रबंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाओं को कम करना या आपदाओं से बचाव करना ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदाओं के प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदाओं को आप टाल नहीं सकते हैं, प्राकृतिक इसे बाढ़ आना है तो आएगा, उसको आप टाल नहीं सकते, लेकिन बाढ़ से कम हानि हो, जान माल का खतरा कम हो, ऐसा उपयोग तो कर सकते हैं कि बाढ़ आने से पहले हम उस जगह को खाली कर दें, या बाढ़ आने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर ले, सूखा पड़ने से पहले उसके लिए अलग से व्यवस्था कर ले। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी आने से पहले हम उस एरिया को खाली कर दे या उससे बचने के उपाय ढूंढ ले। ये सब चीजें हमको यहाँ पर समझनी होती हैं। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है और यही सब चीजें इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन हुआ, पर्यावरण का संरक्षण करना हो, पर्यावरण की क्वालिटी जो है एक प्रकार से बचाए रखने की बात हो, जलवायु को समझना हो, और सतत सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रह सके। संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन या विकास ऐसा हम करें जिससे पर्यावरण को ज्यादा हानि ना हो, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास किए बिना, यानी कमी किए बिना ही हमारा विकास हो जाए, अगर उसी को सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को में सहायता मिलती है इस भौतिक भूगोल के अध्ययन से, इन सभी टॉपिक को समझने में। ठीक है, इसके साथ साथ यह विषय यानी भौतिक भूगोल वैज्ञानिक सोच, विश्लेषण क्षमता, पर्यावरणीय चेतना और व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। कुछ भी चीजें आपको ध्यान नहीं थी तो आप लिख सकते हैं, मैंने नोट्स तैयार किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ आपको समझ में आए। भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का मार्ग दिखाता है, जिससे मानव समाज सुरक्षित, अस्थायी और प्रकृति सम्मत विकास कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सुनाया, इन निष्कर्षतः आप इन चीजों को कह सकते हैं। अब चैप्टर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन चैप्टर 1 कंप्लीट होने के साथ साथ अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं,
अभी आपके लिए कई सारे एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर पढ़ने हैं। तो 20 एमसीक्यूज के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास रहेगा, तो कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं, ना कहीं पर भागने की जरूरत है। यानी कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग आ जाइए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव की गतिविधियों का बिल्कुल भी नहीं करता। प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, बिल्कुल प्राकृतिक पर्यावरण का ही अध्ययन करता है, कई बार मैंने आपको बताया था। मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है वो मानव भूगोल। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। शुक्ला डिपार्टमेंट के अनुसार व्याख्या तैयार की गई है। भौतिक भूगोल मुख्य विषय पृथ्वी के प्राकृतिक घटक होते हैं, जैसे कि पर्वत का अध्ययन है, नदी का, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, इन सभी का अध्ययन करता है। आदि प्रकृति के भौतिक रूपों का अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल। ठीक है, सॉरी भौतिक भूगोल। मानव भूगोल आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस विद्वान ने भौतिक भूगोल को प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन माना? बताएं, निम्न में से किस विद्वान ने भौतिक भूगोल को प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन माना है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने माना, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक भूगोलविद्ता है, बहुत विद्वान आदमी है। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने एक प्रकार से भौतिक भूगोल को प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन माना है। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। ठीक है, वान हम्बोल्ट को आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। किसको? आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्होंने प्राकृतिक दशाओं जैसे कि जलवायु, पर्वत, वनस्पति आदि के अध्ययन को भूगोल का मूल आधार माना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अपर लेवल के क्वेश्चन से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन से, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, भौतिक भूगोल में क्षेत्रीय विभाजन का आधार क्या होता है? भौतिक भूगोल में क्षेत्रीय विभाजन का आधार होता है जलवायु, स्थल लोक और पारिस्थितिकी घटक। ठीक है, ये सब एक प्रकार से आपके क्षेत्रीय विभाजन के आधार होते हैं, जलवायु, स्थल लोक और पारिस्थितिकी घटक। ठीक है, कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन करता है, जिससे किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को समझा और जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है, बिल्कुल इसकी विशेषता है। मात्रात्मक विधियों का प्रयोग भी करता है इसमें। ठीक है, मानवीय व्यवहार का विश्लेषण नहीं करता, ये प्रक्रियाओं की व्याख्या भी करता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूछा गया क्या विशेषता क्या नहीं है, तो सी ऑप्शन वाले नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। व्याख्या आप समझ लीजिए, मानव व्यवहार का अध्ययन मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक घटनाओं की चर्चा करता है, ठीक है, ना कि मानव गतिविधियों का। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य बताएं। देखिए, मानव इतिहास का अध्ययन करता है, सबसे पहली बात ये। पर क्या है उद्देश्य, क्या है भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य? क्या मानव इतिहास का अध्ययन? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाओं को समझना, बिल्कुल सी ऑप्शन, प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाओं को समझना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य में शामिल होता है भौतिक भूगोल के। भौतिक भूगोल पृथ्वी की जलवायु, स्थललोक, जल पारिस्थितिकी आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिससे मानव प्रकृति संबंधों को समझा जाता है। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भौतिक भूगोल का अध्ययन मुख्य रूप से किन विधाओं में किया जाता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक? बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरणीय और वैज्ञानिक विधाओं में? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सॉरी बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, पर्यावरण और वैज्ञानिक। भौतिक भूगोल की अगर बात करें बाबू, तो वैज्ञानिक विधियों का, जैसे कि अवलोकन विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। अवलोकन विधि में क्या होता है, किसी भी घटना को जाकर के वहां पर स्वयं देखा जाता है, खुद देखा जाता है कि भाई क्या बात है, पूरी घटना का अपनी आंखों देखा हाल लिखना, अवलोकन विधि में ऐसा होता है। मानचित्रण विधि यानी कि जो भी चीज हो एकदम नक्शे के माध्यम समझाया जाए, ठीक है, तो ये भी वैज्ञानिक विधि है। उपग्रह चित्रण यानी कि जो है सैटेलाइट जो फोटो होती है वो एक प्रकार से इसमें ली जाती है। इन सभी चीजों का पूरा अध्ययन किया जाता है, इसके माध्यम से पृथ्वी के प्राकृतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन सा प्रमुख घटक नहीं आता इनमें से? स्थलाकृति आती है, जलवायु आती है और प्राकृतिक वनस्पति भी आती है। जनसंख्या वाला पोर्शन नहीं आता इसमें, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जो होती है मानव भूगोल का अध्ययन करता है इसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जनसंख्या मानव भूगोल का अंग है। भौतिक भूगोल
प्राकृतिक घटकों पर केंद्रित होता है, ना कि मानवीय घटकों पर। आगे देखिएगा, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भूतत्वीय शक्तियां भौतिक भूगोल के किस भाग से संबंधित हैं? भूतत्वीय शक्तियां जो होती हैं वह स्थलाकृतिक भूगोल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थलाकृतिक भूगोल पृथ्वी की सतही संरचनाओं और उनके बनने की शक्तियों, जैसे कि भ्रंशन हो गया, भ्रंशन जो होता है इससे पर्वत और घाटियों का निर्माण होता है, ज्वालामुखीता क्रिया से पर्वत का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, अपक्षय के द्वारा किसी भी चीज का टूटना होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये पत्थर है, इस पे मान लेते हैं हवा चली और हवा से पत्थर जो है इसमें भ्रंश पड़ गया, दरार पड़ गई। भ्रंशन माने तो दरार पड़ना, दरार पड़ गई, ये शिलाखंड दो भागों में टूट गया, ठीक है, इसी को अपक्षय कहते हैं। लेकिन जिस चीज ने तोड़ा वही इस पत्थर को आगे बहा करके ले जाए तो उसको अपर्दन कहते हैं, और वही चीज जाकर के कहीं पर इसको छोड़ दे इस पत्थर को तो उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न भैया, निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है? भौतिक भूगोल की प्रकृति को कौन सा दर्शाता है? पूर्णतः मानव केंद्रित नहीं, धार्मिक विश्लेषण पर आधारित नहीं, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा। बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा प्राकृतिक विज्ञान की शाखा, सी ऑप्शन। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक प्रक्रियाओं और नियमों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, अतः इसे प्राकृतिक विज्ञान की शाखा कह सकते हैं हम भौतिक भूगोल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है, आधुनिक युग में भौतिक भूगोल का महत्व क्यों बढ़ा है? आधुनिक युग में भौतिक भूगोल का महत्व क्यों बढ़ा है, बताएं। सांस्कृतिक विविधता के कारण नहीं, फोन ही फोन कहीं कर रहा है यार। बच्चे हैं ना जो कोर्स लेते हैं, मान लेते 100 रुपया उसने पेमेंट कर दिया, अब वो कोर्स लेने के लिए अब नहीं देखा जा रहा है, मान लेते टेबलेट पे आएगा इसमें, अब नहीं देख पा रहे हैं, क्लास ले रहा हूँ अभी, फोन आ रहा है, एक बार फोन नहीं उठ रहा, अभी मैं उठा लूंगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण नहीं, पर्यावरणीय समस्याओं की वृद्धि के कारण। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आधुनिक युग में भौतिक भूगोल का महत्व इसलिए बढ़ा चूंकि पर्यावरणीय समस्याएं जो है लगातार बढ़ी हैं, इसलिए भौतिक भूगोल का पढ़ना जरूरी हो चुका है। ठीक है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी जैसी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भौतिक भूगोल को और अधिक प्रासंगिक जो है बनाती हैं सारी घटनाएं। ठीक है, क्योंकि भौतिक भूगोल जो होता है इनकी जड़ों तक पहुंचने में सहायता करता है और इन समस्याओं का समाधान ढूंढता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दी है? देखिए, इनमें से कौन सी परिभाषा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की ये डी वाली परिभाषा है, भूगोल प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन और विवरण करता है। ठीक है, अवलोकन देखता है और उसका विवरण प्रस्तुत करता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की अगर बात की जाए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मनी के विद्वान हैं। इन्होंने भूगोल को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसमें पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अवलोकन और वर्णन किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्णन किया जाता है। यह दृष्टिकोण भौतिक भूगोल की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए आधारभूत माना जाता है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? स्टेलर और स्टेलर ने लिखा है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक जो है भौतिक भूगोल के मुख्य सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और विषय क्षेत्रों को सरल भाषा में समझाती है और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर मानक पुस्तक भी माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है? इनमें से बताएं, भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजनीतिक संरचना का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, भौतिक भूगोल का मूल उद्देश्य पृथ्वी की आकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल स्रोत आदि प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना है, ताकि हम प्राकृतिक तंत्र को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सके। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आ चुका है, किस विद्वान ने पृथ्वी को भूगोल को पृथ्वी के स्थलीय तत्वों का पूर्णतः अध्ययन बताया है? उन विद्वान का नाम है जो है कांट, इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट की अगर बात की, इन्होंने भूगोल को एक सजीव विज्ञान माना जो पृथ्वी के सभी तत्वों का समन्वित अध्ययन करता है। यह दृष्टिकोण भौतिक भूगोल के समग्र अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट में बेटा इसका रिप्लाई दे दूं ताकि ये परेशान ना हो जाए, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाए। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। 15 नंबर प्रश्न है भौतिक भूगोल। अरे यार कोई व्यक्ति चलिए, यह प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है क्या? भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है। यह मात्र सांस्कृतिक रूपों का विश्लेषण करता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी संरचना का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, और चौथा क्या है ऑप्शन में? चौथा ऑप्शन में आपका है यह जलवायु, पर्वत, नदियों और जानकारी देता है, बिल्कुल ठीक देता है। यानी कि इसका बी ऑप्शन वही जो मैंने बताया था, केवल सांस्कृतिक जो लिखा है यही वाला नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। वही चीज है, बार बार वही क्या चीजें आपको बताई जाए, क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन इसलिए मैंने तैयार किया, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर पाएंगे। भौतिक भूगोल शब्द को किस भाषा से लिया गया है? ये यूनानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूगोल शब्द की अगर बात की जाए तो यूनानी भाषा के जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया शब्द यानी वर्णन करना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। या मूल आधार पर ही भौतिक भूगोल की रचना हुई है। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है किस यंत्र की सहायता से भौतिक भूगोल में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन होता है, थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट इज राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, थियोडोलाइट इज राइट आंसर। थियोडोलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग करने से ढलानों, कोणों, ऊंचाई आदि को मापने में किया जाता है, जो भौतिक भूगोल को अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बेटा 2 मिनट रुकिए, अभी आपसे बात करें, अभी क्लास चल रही। ठीक है, परेशान मत होइए। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन से ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का स्पष्ट विभाजन किस युग में शुरू हुआ? ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी का स्पष्ट विभाजन जो शुरू हुआ है, ये आपका आधुनिक काल में आकर के शुरू हुआ है। भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा आई। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक काल में भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो आप अभी पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिससे अध्ययन और विश्लेषण में वैज्ञानिकता और गहराई आई है। ये बात ध्यान रखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन भौतिक भूगोल के किस अंग में शामिल है? ये स्थलाकृतिक भूगोल होता है, या आंतरिक भूगोल होता है, या जलवायु, कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, जियोमार्फोलॉजी बोलेंगे इसको। भू आकृतिक विज्ञान, जियोमार्फोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जो पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, दर्रे आदि का निर्माण और परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा तत्व भौतिक भूगोल के अध्ययन में शामिल नहीं है? पर्वत और नदियां शामिल हैं, बिल्कुल शामिल है। जलवायु, वर्षा भी शामिल है। सामाजिक वर्ग और ये संस्कृति, ये समाज शास्त्र में शामिल है, ये भूगोल का अंग नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं भी भौतिक भूगोल में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा आपका? करेक्ट आंसर लग जाएगा सी, यही वाला शामिल नहीं है। विश्लेषण देखिए, सामाजिक वर्ग और संस्कृति मानवीय भूगोल का अंग हो सकता है, जबकि भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिवेश का अध्ययन करता है, जैसे कि जलवायु, स्थलोभ, नदियां, पृथ्वी, आंतरिक संरचना आदि का। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया। अब अगला चैप्टर जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, बिग बैंग थ्योरी से लेकर के तमाम सिद्धांतों को आपको विस्तार समझाने का प्रयास रहेगा। ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। भटकने की आपको कहीं पर जरूरत नहीं है। आपको हमारे पूरे कोर्स में जुड़ना है तो हमारे कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया बेटा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो तुरंत जुड़ सकते हैं।
कैसे जुड़ना है, एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है, प्रथम सेमेस्टर में है बेसिकली, प्रथम सेमेस्टर का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, लिख करके इस पे भेज दीजिएगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेजिएगा और बोले गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है। आपको ज्वाइन करना होगा तभी एसएमएस करना, बिना मतलब के एसएमएस नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके कोई डाउट्स होंगे बीए के क्षेत्र में तो आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे अभी बच्चा फोन कर रहा था बार बार, अभी इसका डाउट क्लियर किया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे क्लास होगी तो मैं खुद ही बात करूंगा अभी। तो इस तरीके से आपका सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, आपके पास क्या करना है, आपको जैसे एसएमएस करेंगे इस नंबर पर आपके पास क्यूआर कोड भेजा जाएगा, यानी स्कैनर भेजेंगे हम। उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, ठीक। कितने रुपए बेटा, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी है। इसी 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, इसी 100 रुपए फीस में आपको लाइव क्लास, इसी 100 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लास के बाद में पीडीएफ नोट्स इसी 100 रुपए में, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। इसी 100 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए इसमें पीडीएफ नोट जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी होगा साल फॉर्म में, मॉडल पेपर भी होगा आपका, चैप्टर वाइज क्लास भी होगा, रिवीजन क्लास होगा, सब कुछ आपका हो जाएगा इसी में, ठीक है। रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, पीडीएफ नोट जो होंगे इसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और आंसर जो होंगे वो साथ में आपको लिखे हुए मिलेंगे, यानी कि आंसर, सबके आंसर के साथ पीडीएफ मिलेगा। आपको सीरीज किताब खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में सारी व्यवस्था आपके लिए व्यवस्थित की जाएगी, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे तो वीडियो लेक्चर्स उसका मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के मॉडल पेपर भी तैयार हो रहे हैं, उन सभी का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, लाइव क्लास उन सभी का मिलेगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी लेकिन उसका पीडीएफ नोट्स और जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर दीजिए अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और 100 रुपए फीस जमा कर दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको 6 महीने तक की क्लास मिलेगी। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी कितने रुपए की, मात्र 100 रुपए फीस में 5 सब्जेक्ट की तैयारी बीए की पूरी आपकी होगी। जब तक आपका प्रथम सेमेस्टर का पेपर संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको उसमें पढ़ाया जाता रहेगा, ठीक है। यानी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए। जब आप सेकंड सेमेस्टर में फिर जाएंगे, पेपर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसे ही पेपर समाप्त होगा तुरंत आपको सेकंड सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा, जैसे आप फीस जमा करेंगे, यानी सेकंड सेमेस्टर की फीस भी 100 रुपए ही रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमसे जो है सेकंड सेमेस्टर भी जुड़ जाए इसी के साथ में, हम एक साथ ही फीस जमा करेंगे, उन बच्चों के लिए फीस में वरीयता क्या है कि इस समय अगर इस समय आप सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर पूरा 1 साल की फीस जमा करना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपए फीस, यानी फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आपका पूरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर प्लस में आपका सेकंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर की तैयारी आपकी मात्र 150 रुपए फीस में। तो अगर आप कहेंगे गुरुजी हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों का चाहिए तो आपको 150 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर पूरा और उसके जैसे सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा सेकंड सेमेस्टर भी आपको मिल जाएगा। यानी आपके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर 150 रुपए की छूट अभी चल रही, नहीं तो फिर बाद में आपका फिर से 100 रुपए लगेगा सेकंड सेमेस्टर जुड़ने के लिए। लेकिन अगर आप अभी तुरंत जुड़ेंगे तो 100 रुपए आपके लिए मैंने छूट दे दी है, और तुरंत जुड़ तो देर ना करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर ये वाला ऑफर हो सकता है खत्म हो जाए। इस ऑफर के लिए आप जुड़ सकते हो मात्र 50 मतलब 150 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का। केवल एक सेमेस्टर लेंगे तो केवल 100 रुपए फीस, जैसा आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, या आपके हिसाब से मैंने बताया ताकि आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीए के बच्चों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, पैसे भी नहीं होते ना उनके माता पिता के पास पैसे होते हैं, इसलिए मैंने ये व्यवस्था करी ताकि बहुत कम फीस में हर एक बच्चा पढ़ पाए और टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए एक आधार में तैयार करके दे पाऊं बीए के क्षेत्र में। क्योंकि आम जनता, आप मतलब कि जैसे वास्तव में देखा जाए तो जो बीए के बच्चे होते हैं बस ऐसे पढ़ लेते हैं और डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में 80% से ऊपर नंबर आपके आएंगे अगर आप डिटेल से पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से ही दी जाती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी आपकी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ऐसे तमाम प्रकार के, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, और आपका गृह विज्ञान, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, और आपका हिस्ट्री, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो होते हैं उन सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी लेकर के, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, प्राचीन इतिहास से लेकर के आपका
राजनीति शास्त्र तक सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि को करिकुलर की विशेष तैयारी होगी। जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो को करिकुलर का पेपर होता है, उसमें हमेशा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके 10 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे मात्र इसी 100 रुपए फीस में। सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं पर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भटकने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्ला आईटी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो पिछले 7 सालों से बीए के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता रहा है। भारत का नंबर 1 चैनल आपके क्षेत्र में, बीए के क्षेत्र में बना हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एग्जाम के समय में बच्चे एकदम से पागल रहते हैं शुक्ला आईटी पॉइंट की रिवीजन क्लास के लिए। एक दिन पहले रिवीजन क्लास देखने आते हैं बच्चे और मात्र वो वीडियो देख करके जाते हैं और एग्जाम में लगभग 70% 80% नंबर तक उसी वीडियो से फंस जाते हैं। और वो अच्छे काम मतलब कि अच्छे तरीके से आते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ रहे हो, सभी विश्वविद्यालय में यही हाल है। शुक्ला आईटी पॉइंट के आप रिव्यू देख सकते हैं, आप पुरानी वीडियोस के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। आप हमारा ये क्लास आपने लिया होगा, इसी क्लास के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि शुक्ला आईटी पॉइंट के माध्यम से कितनी बेटर तैयारी आपकी होगी। तो तुरंत जुड़िए, देर मत कीजिए, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद। देर मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कामों में के लिए देर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके घर में जितने फोन हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हाँ, एक चीज ध्यान रखें, अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम कोई, तो ये 100 रुपए आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कोई जरूरत नहीं कि केवल आप ही पेमेंट करें, आप किसी दूसरे से। और इसके आपके लिए गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।